नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं ज्ञानश्री। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जल और जल पर एक हम पकड़ बनाएंगे और यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप जल से जुड़े हुए जो भी अभी तक पढ़े होंगे उनको हम यहाँ गति देंगे और उनके बारे में एक समझ बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल क्या है? तो जल क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट है जल क्या है। जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। जल क्या है दोस्तों? एक यौगिक है। इनका सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र होता है H2O। इनका मान देख लेते हैं, पीएच मान। इनका पीएच मान कितना होता है? तो 7 जल का पीएच मान 7 होता है। और दोस्तों, प्रतिवर्ष हम विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और चलिए, जल क्या है? जल एक यौगिक है। इनका सूत्र होता है H2O और इनका पीएच मान 7 होता है। और प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में, इन्हें जल संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व के मानचित्र को अगर हम देखें या ग्लोब को हम देखें तो लगभग कुछ भाग को छोड़कर संपूर्ण भाग पर नीला दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में यह जल है। और इतनी बड़ी जल राशि ये महासागरों में उपलब्ध है। तो हम देखते हैं इतनी बड़ी जल राशि कहाँ है? तो ये महासागरों में है। तो देखते हैं महासागरों में इनके जल का प्रतिशत। तो सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इनमें है 49.9% जल उपलब्ध है। प्रशांत महासागर में 49.9%। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इनमें है 25.7% जल उपलब्ध है। और तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर इनमें है 20.5% जल उपलब्ध है। और आर्कटिक में होता है, आर्कटिक इनमें है 3.9% जल उपलब्ध है। तो हम लोग प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर में इनकी उपलब्धता को हम लोगों ने देख लिया। अब इतनी बड़ी जल राशि जो है यह चारों महासागरों में उपस्थित है, इतना जल। तो अब देखते हैं जल का हम लोग कहाँ कितना उपयोग के लायक है या नहीं है। तो चलिए पहला है संपूर्ण पृथ्वी का 97% जल इन महासागरों में उपलब्ध है। 97% जल महासागरों में उपलब्ध है। उपलब्ध है। 2% जल बर्फ के चादरों में
तब्दील हैं। उन्हें हम ग्लेशियर भी कहते हैं। बर्फ के चादरों से ढके हुए, बर्फ के चादरों से ढके हुए हैं और मात्र 1% जल हमारे दैनिक कार्यों के लिए और हम इनका उपयोग कर पाते हैं। मात्र 1% जल से भी कम हमारे पीने योग्य, पीने या दैनिक उपयोग के काम आते हैं। तो 1% से भी कम जल हम अपने दैनिक उपयोग के लिए कामों में लाते हैं। दोस्तों, इन महासागरों का जल का प्रतिशत देखा और इन सभी महासागरों में 97% जल उपलब्ध है और 2% जल बर्फ के चादरों से ढके हुए हैं और 1% जल हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इतना समझ हम लोगों ने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ एक चीज समझिए, अब इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल को देखेंगे। इतनी बड़ी जल राशि होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह कहा जाता है। और अभी तक पृथ्वी को छोड़कर किसी भी प्लैनेट पर जल की उपलब्धता को नहीं पाया गया है, तो इन्हें नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसमें नदियों के जल के अपेक्षा इनका महासागरों के जल का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि सागरों और महासागरों के जल में अत्यधिक लवणता होने के कारण इनका जल का घनत्व अधिक होता है। तो चलने वाली साधारण नाव अगर नदी से इन सागरों में अगर ले जाया जाए तो वहाँ जल से नाव का स्तर ऊंचा हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। और एक चीज, दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध स्थल के लिए जाने जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध जल के लिए जाने जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध स्थल के लिए और दक्षिणी गोलार्ध जल के लिए। आगे इसमें पढ़ेंगे इतनी बड़ी जल राशि होने के बावजूद हम सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। तो आगे चलिए इनका विस्तार देखते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी जल राशि होने के बावजूद भी हम प्रत्यक्ष रूप से इन महासागरों के जल को उपयोग में नहीं ला सकते। तो कैसे नहीं ला सकते, और फिर यही जल हमें उपयोग में हम लाते हैं तो कैसे लाते हैं, हम इनके बारे में समझते हैं। अब हम देखेंगे जल चक्र। जल चक्र, यह जल चक्र क्या है, इनको समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक काल्पनिक सागर है या कोई भी जल स्रोत है। यहाँ हमारा वायुमंडल है और ये जल है।
एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि मौसम संबंधित घटनाएं हमेशा क्षोभ मंडल में घटता है। तो ये हम लोगों का क्षोभ मंडल है और यही जल चक्र को हम समझते हैं। तो दोस्तों, सुबह से लेकर के सूर्योदय जब से होता है तब से लेकर के और सूर्यास्त से पहले तक यह वाष्पन क्रिया द्वारा वाष्प बन करके जल वायुमंडल में प्रवेश करता है। इन्हें वाष्पन क्रिया बोला जाता है। वाष्पन क्रिया। और यही जल अत्यधिक ठंडा होकर के पुनः वर्षा के दौरान पृथ्वी पर लौट आता है। यही जल वर्षा के दौरान ठंडा होकर के पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। इस क्रिया को हम संघनन क्रिया कहते हैं। संघनन विधि, संघनन क्रिया। और आप जानते हैं कि जल की 3 अवस्थाएं होते हैं, तरल, गैस और ठोस। तो तरल है ही, यही जल वाष्पित होकर के वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो यह गैस कहलाता है। और यही जल अत्यधिक ठंड होकर के बर्फ का रूप ले लेता है, यह इनका ठोस रूप है। तो यहाँ दोस्तों वाष्पन क्रिया के द्वारा यह वाष्पित हो करके एक बहुत बड़ी जल राशि का निर्माण करता है। उन्हें हम जल कणिका बोलते हैं, जल कणिका। और यह अत्यधिक जब जल वहाँ जम जाते हैं तो यह टूट करके वर्षा के रूप में हमें बरसने लगते हैं। और यहीं कुछ ऐसी स्थिति होती है, अत्यधिक ठंडा हो करके बर्फ का रूप ले लेते हैं और यह बड़ा हो करके पृथ्वी पर ओला के रूप में बरसते हैं, जो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आपने ये चीज़ को देख लिया, जल चक्र को समझ लिया। इसी के द्वारा पृथ्वी पर जब वर्षा होती है तो कुछ जल पृथ्वी द्वारा सोख लिए जाते हैं और नदियों तालाबों से होते हुए फिर से समुद्र में जाकर के यह मिल जाते हैं और खारा बन जाते हैं। तो इससे हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया, जल चक्र को समझा। और दोस्तों समुद्र का जल नमकीन होता है, तो इनका एक माप को देखते हैं। 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम नमक मिला हुआ है। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हम नमक वाली जल को कैसे पी सकते हैं। तो यही जल चक्र के दौरान हमें पीने के लिए पानी या दैनिक उपयोग के लिए पानी हमें वर्षा से मिल पाता है। सॉरी। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल तो हम पढ़े हैं कि जल चक्र के द्वारा कि भूमिगत जल प्रवेश करते हैं, वर्षा के द्वारा धरती द्वारा सोख लिए जो जल जाते हैं उन्हें सॉरी भूमिगत जल द्वारा सोख लिए जाते हैं और यही जल हैंडपाइप द्वारा हमें पीने के लिए उपलब्ध हो पाता है। तो वह भूमिगत जल है। आप वर्षा के दौरान आप देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इस राज्य में और इस राज्य और ज़िले में सूखा पड़ गया और यहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। तो कारण वही है कि जिस राज्य में, जिस ज़िले में वर्षा नहीं होगी वहाँ सूखा हो जाएगा और वहाँ का जल स्तर मतलब कि नीचे चला जाएगा। तो वहाँ स्थिति दयनीय हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि वर्षा जल संग्रह करना चाहिए। तो वर्षा जल संग्रह क्या होता है? जल संग्रह, इन्हें वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है दोस्तों। तो ऐसा करके
बहुत हद तक जल स्तर को ऊंचा लाया जा सकता है और वहाँ का मतलब कि सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। और उदाहरण के लिए गुजरात में एक जगह है काठियावाड़ा, वहाँ के एक किसान हैं राजेंद्र सिंह। उन्होंने देसी जुगाड़ करके घरों में जो नालियाँ निकलती हैं उनके जल को उन्होंने संग्रह किया और आज यह स्थिति है कि वहाँ का जल स्तर भी ठीक हो गया है और सिंचाई भी बड़े पैमाने पर हो रही है। और इस असाधारण कार्य के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग एक जल पर एक समझ विकसित किए और यहाँ हम लोगों ने जल के बारे में भी पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।